So yesterday we had understood the experiments made by Helmholtz and Leonard. Okay, so after they had done this experiment and found out that electrons are emitted from a cathode plate, है ना, उस टाइम पे लोगों को नहीं मालूम था कि इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बाद में पता चला electrons are emitted from the cathode plate and it travels to the anode plate. So they did a lot of iterations, changing the intensity of the electromagnetic wave or the source wave. What happens when we change the intensity? What happens when we change the accelerating voltage? है ना? What happens when we change the accelerating voltage? What happens when we change the material? And what happens when we change the frequency of the source? ये सब का चेंज होने के बाद में कुछ ऐसी बातें आई कि उसको जब हमने एक्सपेरिमेंटली देख लिया तो ये समझ गए कि भाई वेव नेचर से इसको प्रूव आउट नहीं किया जा सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से प्रूव आउट नहीं किया जा सकता, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द सेटअप, वेरी सिंपल। आपको ऐसा लगता है, दिखता है, बट इट इज नॉट क्वाइट सो सिंपल। दिस इज अ ग्लास ट्यूब। व्हाट इज दिस? दिस इज अ ग्लास ट्यूब, बट इट इज अ इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। इसका मतलब क्या है? दिस इज इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, जिसको हम वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं। नाउ देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स which we will say this is photosensitive plates, है ना? This plate is photosensitive. What is the meaning of photosensitive? Whenever radiation strikes this material, it emits electron, है ना? So this is photosensitive plate. Okay, now this actually is connected to this power battery source, but यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, है ना? तो इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं कि what we want to do is we want to change the polarity or we want to change the accelerating potential. एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जो है ना उसको हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो लगा है, इससे क्या है, इसको मैं इससे जोड़ दूंगा, इससे जोड़ दूंगा, तो क्या होगा कि करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे फ्लो होगा। और इसको मैं इससे जोड़ दिया और इसको इससे जोड़ दिया तो करंट ऐसे फ्लो होगा, है ना? तो ये वोल्ट यहाँ पे क्या लगा दिया? एक एमीटर लगा दिया, मिली एमीटर, क्योंकि छोटा सा ही करंट फ्लो होगा। एंड इसमें वोल्टेज पोटेंशियल कितना जा रहा है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना जा रहा है, ये नापने के लिए हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया। वैसे ज़्यादा अच्छा मेजरमेंट ये होगा जब यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगा देंगे, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? वोल्ट मीटर। बट आई वांट टू चेंज द पोटेंशियल कितना जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट भी लगा देता हूँ, ताकि द अमाउंट ऑफ यानी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को मैं रेगुलेट कर सकता हूँ, कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बैटरी से जो वी निकल रहा है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इज दिस diagram clear to you? Yes, sir. Now what will happen if there is a photosensitive there is a electromagnetic radiation here? Yes. It will strike this photosensitive plate. What will happen? It will start emitting electrons, जिसको हम photo electrons बोलते हैं। So it will start emitting, है ना, photo electrons। माइनस नहीं करता, मैं सिर्फ ही बता देता हूँ। एंड सपोज हियर दिस प्लेट ए इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल। दिस प्लेट ए इज मेंटेन्ड एट अ पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी, है ना? तो इसमें जिसमें स्ट्राइक कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? एमिटर प्लेट। क्या बोलेंगे इसको? एमिटर प्लेट।
और जो कलेक्ट कर रहा है उसको कलेक्ट। हियर एनोड ए जो भले लिख दिया, लेकिन बाद में इसको हम नेगेटिव पोटेंशियल में भी डालेंगे। तो अभी ये पॉजिटिव पोटेंशियल में है, तो क्या होगा, ये कलेक्ट करेगा। क्यों कलेक्ट करेगा? एंड इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड इट्स अ पॉजिटिव पावर्ड चार्ज प्लेट, सो इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स दैट प्लेट। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इससे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये क्या कर देगा कि एक सर्किट कंप्लीट कर देगा। भले यहाँ पे एयर है, लेकिन क्या कर देगा, इसको सर्किट कंप्लीट कर देगा। एंड आई विल सी सम डिफ्लेक्शन इन मिली एमीटर। और जैसे मैं इसको बंद करूँगा डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, जैसे इसको चालू किया डिफ्लेक्शन चालू हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि भाई हम, अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकता हूँ मैं? सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं? मोनोक्रोमेटिक कैसे करेंगे सोर्स में? अरे आपको मालूम है भाई, विबग्योर में अलग अलग कलर का मैं यहाँ पे ग्लास प्लेट लगा दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना। अरे देखो ये सोर्स है, इसमें अलग अलग कलर के ग्लास प्लेट्स लगा दूंगा तो लाइट का कलर चेंज हो जाएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। प्लीज़ इसको समझिए, है ना, क्योंकि हम ये करने वाले हैं काफ़ी सारा। अभी सोर्स की इंटेंसिटी मुझे चेंज करनी है, तो कैसे करेंगे? कैसे बढ़ाओगे? जाओगे और ऐसा खींच के बढ़ा दोगे, चल बढ़ जाए एम्पलीट्यूड, है ना। तो दो तरीके हैं, या तो सोर्स को पास ले जाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और दूर ले जाऊंगा तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो मेजरेबल नहीं है, थोड़ा मज़ा नहीं आएगा उसको। तो क्या कर सकता हूँ, ये सोर्स जो है उसके पावर को बढ़ा दिया। सपोज ये 50 वाट का है तो हाँ 60 वाट 70 वाट 80 वाट करते जाऊँगा तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ते जाएगी। या तो इसको पास ले आओ तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या इसका पावर बढ़ा दो तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सब चीज़ करना है ना, इसको वेरी करना है। अब ये पोटेंशियल को कैसे चेंज कर सकते हैं? रियोस्टेट से। इसकी वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं? रियोस्टेट से। रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके मैं पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। ये सब चीज़ों को हमको कम ज़्यादा करना है, ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको सबको समझ में आ गया। ये इसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। इट हेल्प्स इन चेंजिंग द पोलैरिटी, ठीक है। ओके, चलो अब एक एक करके करते हैं। आपके बुक में क्या लिखा है? We can use the experimental arrangement of the following figure to study the variation of photocurrent with respect to, है ना। अगर वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी, पहला क्या करेंगे हम, कैसे देखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू इंटेंसिटी ऑफ सोर्स। दूसरा क्या देखेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी को बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल को। विथ रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, हाँ। नेचर ऑफ द प्लेट को हम आखिरी में देखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी देखेंगे ना तो उसमें देखेंगे। तो द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट सी तो है ही है ना। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड डी लास्ट with respect to material of the plate। इन चारों चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटेंसिटी, ओके।
तो ये बहुत बड़ा बना दिया हूँ मैं, थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, है ना, व्हेन आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, सपोज आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, वैसे तो अगर वेव नेचर में होता तो इसकी एनर्जी, आई एम गिविंग मोर एनर्जी, बट हियर व्हाट हैपेंस इज वी कैन सी दैट मैं whenever I increase the intensity, the photo current increases, keeping all the things same. सपोज पहला जो सिचुएशन है ना, उसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी एक फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया, है ना, और उसको और वोल्टेज एक सेट कर दिया, एक वोल्टेज, एक एक्सेलरेटिंग वोल्टेज सेट कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया। क्या क्या फिक्स कर दिया मैंने? वोल्टेज ऑफ द सोर्स ये फिक्स कर दिया, उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, रियोस्टेट एक जगह रख दिया, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। और क्या नहीं चेंज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट को चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कोई एक कलर का, जैसे मैंने वायलेट कलर का लाइट डाला तो वायलेट कलर का ही डालूंगा, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, मैं रेड नहीं कर दूंगा, ग्रीन नहीं करूँगा, ठीक है। इस केस में मैं इंटेंसिटी को वेरी करूँगा, क्या करूँगा उसके बाद? इंटेंसिटी को वेरी करूँगा। तो what I see here is when I vary the intensity of the incident radiation, the photocurrent varies. अभी मैं vary बोला हूँ तो varies. कैसे vary? It is directly proportional. If I increase the intensity of the incident radiation, the amount of photocurrent increases and it increases linearly. है ना, आपके ग्राफ में दिया है, देखिए पहला ग्राफ देखिए 11.2. So when I increase the intensity of the incident radiation, the amount of photocurrent increases, है ना। तो ऐसा ग्राफ बना है सपोज, ठीक है। उसमें ये ऐसा हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या इंक्रीज कर रहा हूं मैं? इंटेंसिटी। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या इंक्रीज हो रहा है? फोटो करंट, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूँ स्मॉल आई से और इसको दिखाता हूँ मैं कैपिटल आई से। सो व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, द फोटो करंट इज इंक्रीजिंग। करंट कब इंक्रीज होगा? नहीं, करंट अब हम उसको छोड़ दो, द अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज कब होगा? जब मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, dq by dt होता है ना, व्हेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू इट। तो इससे मैं ये एक इन्फरेंस निकाल सकता हूं कि इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम दिस प्लेट। ये निकाल सकते हैं ना, ये अच्छे समझो, क्योंकि आगे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हो रहा है करके। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कलेक्टर के पास जा रहे हैं, और ज़्यादा कलेक्टर के पास जा रहे हैं तो ज़्यादा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है। इज दिस क्लियर? तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, कीपिंग द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कांस्टेंट सेम, तो क्या होगा? फोटो करंट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो करंट बढ़ जाएगा। देखो आपके में यही लिखा है, दिस इंप्लाइज दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। प्लीज अंडरलाइन, अगर आपके बुक में है, बुक लाए हो तो उसको अंडरलाइन कर लो। ये इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन मिल गया कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second is directly proportional to the intensity of the incident radiation. Is this clear? ठीक है, आगे बढ़े। अब सेकंड में चलते। सेकंड में क्या करना था हमको? वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, है ना, वेरिएशन। सो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। Okay, now what I'll do is,
I will vary the potential, keeping what constant? Frequency of the incident radiation and intensity. इंटेंसिटी को मुझे कांस्टेंट रखना है. जब मैं क्या वेरिएशन देख रहा हूँ, पोटेंशियल की वेरिएशन देख रहा हूँ, तो पहला सिचुएशन में क्या करूँगा, मैं क्या कांस्टेंट कर दूंगा, इंटेंसिटी को भी कर दूंगा और फ्रीक्वेंसी को भी कर दूंगा. यानी किसी एक कलर की लाइट से और उसका ये जो पोजीशन है वो भी फिक्स कर दूंगा. इंटेंसिटी भी फिक्स करना है ना, उसको हिलाऊंगा नहीं सोर्स को. सोर्स एक जगह पे फिक्स. अब मुझे चेंज क्या करना है, सिर्फ पोटेंशियल, यानी रियोस्टेट को चेंज करूंगा. रियोस्टेट को चेंज करूंगा तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा. फिर मैं मेजर करूंगा करंट को. ठीक है, ये क्लियर है ना जितेश भाई साहब? जब इसका इफेक्ट देखना है तो क्या कांस्टेंट कर रहा है, इसको छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट कर देना है. यानी इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट कर देना है और फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर देना है. ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करूंगा, पहला ये, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करना है, मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल में रखता हूँ. किसी एक पॉजिटिव पोटेंशियल में रखता हूँ. ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल में अगर रखा हूँ, पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब क्या है, बैटरी का प्लस इससे जुड़ा है और माइनस इससे जुड़ा है. सॉरी, बैटरी का प्लस इससे जुड़ा है और माइनस इससे जुड़ा है ना. प्लस इससे जोड़ दूंगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल में आ जाएगा और मैं ये नेगेटिव पोटेंशियल में आ जाएगा. ठीक है, और इससे क्या एमिट हो रहा है, ये फोटॉन से भी बड़े भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे क्या इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स. यानी नेगेटिव पोटेंशियल में इसके पास बहुत इलेक्ट्रॉन है ना, है कि नहीं? नेगेटिव पोटेंशियल में बहुत इलेक्ट्रॉन है, तो इजीली कूदेगा. जैसे ही लाइट चालू करेंगे तो इजीली कूदेगा कि नहीं कूदेगा? तो मैंने एक वोल्टेज है पॉजिटिव पोटेंशियल में रखा, और सपोज मैं इसको पॉजिटिव पोटेंशियल में नहीं भी रखता हूँ, सपोज इसका वोल्टेज 0 है और ये लाइट चालू कर दिया, तब भी इलेक्ट्रॉन कूदेंगे ना. तो यानी इसका अगर मैं कोई पॉजिटिव कोई पोटेंशियल नहीं भी दे रहा हूँ तब भी मुझे एक करंट मिलेगा, वो फोटो करंट बोलेंगे. हैं, हाँ, कब मिलेगा? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, क्या वेरी कर रहे हैं, वेरी करने वाले को हमेशा एक्स एक्सिस में रखते हैं. क्या वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ, पोटेंशियल. और मैं कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल इसको वेरी कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें आपके बुक में क्या लिखा है, 11.3 कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. तो इधर क्या है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल. ये 0 है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है. तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, आई एम चेंजिंग द पोलैरिटी. ठीक है, तो मैं सपोज यहाँ से जो इंटेंसिटी जा रही है, सपोज वो I1 है. अभी किस इंटेंसिटी के I1, उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, I1 है. तो क्या होगा, जब 0 पोटेंशियल में है तो ऑलरेडी इसमें कुछ करंट है. कुछ भी मान लो, अभी एक कुछ मिलेगा आपको. सपोज बोला कि 0.5 मिली एम्पियर करंट मिल रहा है, और जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जाऊंगा तो क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ करंट बढ़ते जाएगा. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके आगे कितना भी आप पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बढ़ाओ, ये फोटो करंट नहीं बढ़ेगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है ना. इसको मैं बढ़ाते जाऊंगा तो कुछ इंस्टेंट तक जाएगा, उसके बाद नहीं बढ़ेगा. इसको मैं बोल देता हूँ सैचुरेशन पॉइंट. क्या बोल देता हूँ इसको, सैचुरेशन. और इस करंट को क्या बोल देता हूँ, सैचुरेशन करंट, है ना. यहाँ पे मुझे जो करंट मिलेगा, ये आई की जो वैल्यू रहेगी, ये इस इंटेंसिटी के लिए ये सैचुरेशन करंट रहेगा, है ना. इस इंटेंसिटी के लिए ये जो मिलेगा दैट इज सैचुरेशन करंट. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब चेंज कर दूंगा पोलैरिटी. अब इसको इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल दूंगा.
यानी पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल दे रहा हूँ, यानी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको नेगेटिवली चार्ज कर रहा हूँ, और इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिवली चार्ज है, तो ये तो नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए ना इधर पे, तो मेरे को फिर भी करंट मिल रहा है, थोड़ा कम मिल रहा है लेकिन फिर भी करंट मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, अगर यहाँ आ रहे हैं तो यानी रिपल्सिव पावर को तोड़ के आ रहे हैं, ये रिपेल कर रहा है लेकिन ये फिर भी आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर भी आ रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं लेकिन ये फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब दे हैव हाई एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी जो है बहुत हाई है। तो इससे क्या पता चला आपको, इलेक्ट्रॉन्स, ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है काफ़ी, तभी तो ये इसको कूद के आ रहे हैं, इसको, इस बैरियर को तोड़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना करंट कम होगा लेकिन कुछ तो कुछ मिलेगा, लेकिन मैं जो इस पोटेंशियल को, नेगेटिविटी को बढ़ाते जाऊँगा, यानी ज़्यादा स्टॉपिंग, ज़्यादा बैरियर लगाऊंगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से, जो लो एनर्जी रहेगा वो तो गिर गया वहीं, लेकिन कुछ जो एकदम तेज़ी वाले रहेंगे वो कूद के फिर भी आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैं एकदम ज़्यादा बैरियर दे दूंगा, इतना ज़्यादा पोटेंशियल दे दूंगा कि कितना जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी है ना, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी कूद के नहीं आ पाएगा। तो वो पॉइंट मुझे यहाँ मिलेगा कहीं पे। और इस पोटेंशियल को मैं बोलता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलता हूँ इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन में इतना दम नहीं है कि कूद के इस प्लेट के पास आ जाए। इसका मतलब यहाँ पे करंट, फोटो करंट जीरो हो गया, फोटो करंट जीरो हो गया। ये समझ में आ गया है? पहला ग्राफ समझ में आ गया ना, तो उसके बाद दो और ग्राफ बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे और इसको बोलेंगे V नॉट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? V नॉट, और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छे से याद रखना, मैंने क्या बताया था। ये क्या, इस करंट को क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। यानी अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाते भी जाऊं तो करंट नहीं बढ़ेगा, यानी सैचुरेट हो गया, बस भाई इतना। ये ऐसा क्यों हो रहा है सैचुरेशन करंट? नहीं, पोटेंशियल का काम तो बस इलेक्ट्रॉन को खींचना है। पोटेंशियल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। लेकिन भाई ये जितना इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है उतने कोई तो खींच पाएगा ना, एक्स्ट्रा तो नहीं खींच पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि पहले अगर पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब है अगर इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन पैदा हुए तो उसमें से वो 10 को खींचा, है ना। लेकिन मैंने इसको चेंज नहीं किया, ये 50 के 50 ही बन रहे हैं। इंटेंसिटी चेंज नहीं की मैंने। इंटेंसिटी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे वेरी करते हैं? डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी उतनी है, 50 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब मैंने पोटेंशियल, इस पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो उसका मतलब है वो 30 खींच लिया, फिर और एक और बढ़ा दिया तो 40 खींच लिया, फिर बढ़ा दिया तो पूरे 50 खींच लिया। उसके बाद बढ़ाते रहो, साले इधर है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से खींचेगा? तो ये जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। भाई 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो ये कांस्टेंट हो गया। समझ में आया सैचुरेशन करंट क्यों हुआ? इस इंटेंसिटी में, I1 इंटेंसिटी में, यहाँ भैया ये स्ट्राइक कर रहा है तो 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो पहले जब इसका पोटेंशियल कम था तो वो 10 को खींचता था, पोटेंशियल को बढ़ाया 20, 30, 40, 50, लेकिन 50 से ज़्यादा है ही नहीं इधर, तो वो किसको खींचेगा? कुछ नहीं खींचेगा। यानी जितना है सबको खींच लिया मैंने, सारे इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए। तो इतना ही करंट, ये सैचुरेशन करंट है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बहुत पढ़ाई किया हूँ समझने के लिए। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और क्या करते हैं, इसको इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। अभी I1 इंटेंसिटी में था, इसको और करीब ले आते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अब इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो इंटेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड। तो ये ऑलरेडी जीरो पोटेंशियल में
उसका करंट है वो बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहे हैं। और अगर मैं उसको पोटेंशियल को बढ़ाते जाऊंगा तो ये भी बढ़ते जाएगा और किसी एक पॉइंट में आके फिर सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट हो गया है ना, जितने इलेक्ट्रॉन ये फोटो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है सब का सब इस कलेक्टर ने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट IS यहाँ मिल जाएगा। इज दिस क्लियर? अब इसमें मैं पोलैरिटी चेंज करूंगा और नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करूंगा। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करूंगा तो ये फिर कम होगा और इसको कहाँ मिलना चाहिए? वो मिलता है उसी सेम पॉइंट पे, उसी में मिलता है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये था कि भाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हो सकता है इंटेंसिटी बढ़ा दी तो ज़्यादा एनर्जी मिल गई इस इलेक्ट्रॉन को, तो हो सकता है कि ये जो इसके लिए इस इंटेंसिटी के लिए V0 है, वेव थ्योरी यही बोलता है इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ज़्यादा लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ये उसी पॉइंट में मिल जाता है। एक और इटरेशन कर लेता हूँ, I3 इंटेंसिटी लगाता हूँ, है ना। हियर I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, है ना। तो ये भी ऐसा ही फॉलो करता है, लेकिन जब बैक मारता हूँ तो फिर यहीं पे मिल जाता है। क्या इन्फ्रेंस निकालोगे? है ना, देखो, हाँ, इफ आई चेंज द पोटेंशियल, इफ इट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड, द फोटो करंट विल इंक्रीज। इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी, फोटो करंट विल चेंज, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर पॉजिटिव साइड में देखूं तो इनका सैचुरेशन करंट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा होते जाएगा। V3 के लिए ज़्यादा, V2 के लिए थोड़ा सा कम और V1 के लिए सबसे कम। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों ही टाइम पे सेम है। दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसकी सबकी फ्रीक्वेंसी एक ही है। एक चीज बताना भूल गया मैं, सभी की फ्रीक्वेंसी एक ही है, यानी जिस कलर का मैं रेडिएशन इस पे डाल रहा हूं सेम है सब। तो इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो इसका इन्फरेंस देखते हैं। क्या बोलता है? द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल V0 गिवन टू द प्लेट A फॉर विच द फोटो करंट स्टॉप्स और बिकम्स जीरो इज कॉल्ड द कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये डेफिनेशन है इसका, देखिए मिल गया सबको। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। क्या इन्फ्रेंस हुआ? ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम दिस प्लेट डू नॉट हैव द सेम एनर्जी। Photoelectric current is zero when the stopping potential is sufficient to repel even the most energetic photoelectrons with the maximum kinetic energy। तो यहाँ पे मैं यानी कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है तो उसका KE मैक्सिमम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KE? हाफ mv²। तो m तो कांस्टेंट है, क्या सबसे ज़्यादा होगा? v। तो इसमें यहां पे मैं लिख सकता हूं KE max इज इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर। ये वेलोसिटी है ना, मैं स्मॉल v हाफ, और इसी को मैं इक्वेट कर देता हूं E V0 से, है ना। इसको मैं किससे इक्वेट कर देता हूं? E V0 से, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, वेयर V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। हियर आई हैव नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स आई हैव नॉट चेंज द कलर ऑफ लाइट। ठीक है, तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पे इन्फरेंस निकल जाता है। For a given frequency,
फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी. प्लीज अंडरलाइन दिस. फॉर a given frequency of the incident radiation, the stopping potential is independent of its intensity. इसका मतलब क्या है? The maximum kinetic energy of photoelectrons depends on the light source and the emitter plate material, but it does not depend upon the intensity. Is this clear? चलो, बहुत अच्छी बात है यार, तुम लोग जल्दी जल्दी समझ गए. अब तीसरा वेरिएशन किस पे करेंगे हम? फ्रीक्वेंसी पे करेंगे. मैंने बताया फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज कर सकते हैं. कलर ऑफ लाइट को चेंज कर दो तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा, है ना. तो सपोज मैं एक कोई फ्रीक्वेंसी लेता हूँ ν1. मैंने एक फ्रीक्वेंसी ली ν1 और उसको इंटेंसिटी फिक्स करना, यानी क्या करना है ना. मैं सपोज मैं बोला कि भाई ये एक इंटेंसिटी है यहाँ पे, और हर एक लाइट को ना ऐसा सेट किया, हर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को ऐसा सेट किया कि मुझे ये इंटेंसिटी मिलनी चाहिए. तो डिस्टेंस आगे पीछे ऐसा ऐसा करके उसको सेट कर दिया. यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है, कैसा है कि मेरे को हर एक लाइट का ये इंटेंसिटी मिलना चाहिए. ठीक है, विदाउट चेंजिंग द पोटेंशियल. मुझे दो चीज़ को कांस्टेंट रखना है. क्या क्या? इंटेंसिटी को और पोटेंशियल को, है ना. So now we study the relation between the frequency of the incident radiation and the stopping potential V0. ठीक है. तो we suitably adjust the same intensity of light radiation at various frequencies. तो मैंने एडजस्ट कर दिया. ठीक है. अगर इंटेंसिटी को फिक्स करना है तो मुझे क्या फिक्स करना है? करंट को. समझ में आया? जो सैचुरेशन करंट है उसको अगर मैं फिक्स कर दिया तो इंटेंसिटी ही फिक्स हो गई, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली, है ना. तो मैं सपोज एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिया और उसका एक सैचुरेशन करंट की वैल्यू लिया. ठीक है, वो सपोज ये है. ठीक है. अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब मैं पोटेंशियल को वेरी करूंगा. मैं गलत बोल दिया था, क्योंकि मेरा रिलेशन पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच निकालना है ना. तो मैं यहाँ पे क्या कांस्टेंट कर दिया? इंटेंसिटी को. इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया. अब मुझे इसका तो एक सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल में है ये अभी. अब धीरे धीरे इसका पोटेंशियल मैं कम करते जाऊँगा. कम करते जाऊँगा तो क्या होगा? ये सैचुरेशन करंट जो है वो कम होगा और इस पॉइंट में आ जाएगा. ये ज़ीरो है. फिर मैं नेगेटिव मार दूंगा. ठीक है. तो नेगेटिव मारूंगा तो क्या होगा? फिर से ड्रॉप होगा और एक पॉइंट में आएगा. ये पॉइंट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना. सपोज ये ν1 है, ये फ्रीक्वेंसी ν1 है इसकी. तो यहाँ पे एक पोटेंशियल मिल गया जिसको मैं V0 अभी बोलता हूँ, V0 ही बोलता हूँ. और ये सैचुरेशन करंट यानी I है. ठीक है. अब मैं एक दूसरे फ्रीक्वेंसी का ν2 फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को यहीं से स्टार्ट करता हूँ और उसमें इस पोटेंशियल को कम करते जाता हूँ. तो क्या देखता हूँ? है? क्या देखता हूँ? थोड़ा सा गलत हो गया. थोड़ी देर तक तो ये सेम ट्रेस करेगा, फिर चेंज हो जाएगा. ठीक. और यहाँ से मुझे दिखता है कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है. स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लग रहा है. तो इसको मैं V0 ν1 बोलूँगा तो इसको V0 ν2. Here ν2 is greater than ν1.
हियर न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। एक तीसरा लिया न्यू 3, ये न्यू 2 है, इसका भी मैंने जब इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया तो क्या दिखा मुझे, वी नॉट न्यू 3, अगेन इट इज ग्रेटर देन वी नॉट न्यू 2 एंड इट इज ग्रेटर देन वी नॉट न्यू 1। हियर न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1। ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं है कि हम थ्योरी लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से ऐसा दिखा। तो इससे क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं भाई, जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसका वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहा हूँ तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है भाई, उस टाइम में रोक देना। हम मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोकना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या है, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना। तो उससे मुझे लग रहा है कि मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ते जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ते जा रही है। ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसको? जबकि वेव थ्योरी के हिसाब से जब मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ तब एनर्जी बढ़ती है। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है मुझे, फ्रीक्वेंसी को मैं जब बढ़ा रहा हूँ तब एनर्जी बढ़ रही है। क्यों एनर्जी बढ़ रही है? क्योंकि मेरे को स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, जो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है उसको रोकना है ना। तो न्यू 1 के लिए यहीं पे इतने में रुक गया, न्यू 2 के लिए और ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा नेगेटिव साइड में, और न्यू 3 के लिए और ज़्यादा। तो इससे एक चीज़ समझ में आ गई भाई, जो फ्रीक्वेंसी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू गिव एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स। फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन्स को। इंटेंसिटी का काम क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवाना। इंटेंसिटी का काम क्या है, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराना। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? तो अब हम क्या करेंगे, मटेरियल को देखेंगे। ठीक है, अब मटेरियल को अगर मैं देखता हूं तो एक दूसरे टाइप का ग्राफ बनाता हूं। मैं एक्स एक्सिस में रखता हूं फ्रीक्वेंसी, क्या रखता हूं, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस में रखता हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डिफरेंट स्टॉपिंग मटेरियल मिले, स्टॉपिंग पोटेंशियल मिलेगा मुझे। फॉर अ सेम मटेरियल मैं ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट उसमें डालूंगा और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आई गेट अ स्ट्रेट लीनियर लाइन फॉर सर्टेन मटेरियल ए एंड इट विल हिट दिस पॉइंट। कैसा दिख रहा है मुझे, इस मटेरियल ए, ये कोई मटेरियल ए है ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो ऐसे दिख रहा है, देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ इस मटेरियल का, इस प्लेट का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ते जा रहा है। अगर कोई दूसरा एक मटेरियल लेता हूँ उसका भी वैसे ही करता हूँ तो विद द सेम स्लोप ये भी ऐसा है, ये इसका V नॉट है और ये V नॉट। अब यहाँ पे देखो V नॉट की वैल्यू 0 है, हाँ ये V नॉट नहीं है, न्यू नॉट है, सॉरी गलती हो गई। ये तो न्यू है ना भैया, ये तो फ्रीक्वेंसी है, V है ना। ऐसी फ्रीक्वेंसी जहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू हो गई 0। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 कब होगी? फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है, देखो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है। अबे रोकेगा किसको? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। यस भाई साहब आपने सही बोला, अब इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं,
हाँ, सब सही चीज़ की है, सोचा आपने। अब उधर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लेकिन फ्रिक्वेंसी तो है। इस फ्रिक्वेंसी में क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे हैं? यानी इस लाइट की इस फ्रिक्वेंसी में इलेक्ट्रॉन्स निकल ही नहीं रहे, एमिशन ही नहीं हो रहा है, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो गया। तो इसको, इस फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। इस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलेंगे? आप लोग बहुत सारी चीज़ें नई नई दिख रही है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। तो इस फ्रिक्वेंसी को क्या बोलेंगे? थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। सर्टेन मिनिमम फ्रिक्वेंसी बिलो विच देयर विल बी नो फुल फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी। है ना, आपके बुक में दिया है, किधर पे दिया है भाई साहब? हाँ, द फॉर ए फ्रिक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज वेरी हाई। इसको एकदम पास में भी लिया हूं, अगर उसकी रेडिएशन की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दूं तब भी एमिशन नहीं होगा। जबकि हल्की डिम सी लाइट लेकिन हैविंग हाई फ्रिक्वेंसी, उसको इसमें इंसिडेंट कराऊंगा, इंस्टेंटेनियसली होगा। एक चीज़ और, ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ऐसा नहीं कि यहाँ चालू किया, फिर ये यहाँ पे गया, फिर थोड़ा गर्म हुआ, उसके बाद एमिशन हुआ। हाँ, ये नैनो सेकंड लेता है, विद इन नैनो सेकंड ये एमिशन स्टार्ट हो जाता है। 10⁻⁹ सेकंड्स के टाइम लैग में, यानी इंस्टेंटेनियस ही बोलूँगा ना इसको। तो ये चीज़ भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, क्योंकि वेव फ्रंट आएगा, अपनी पूरी एनर्जी लेके आएगा, पूरे मेटल के सरफेस में टकराएगा, अपने एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, धीरे धीरे वो जो सारे सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे, क्योंकि वो एनर्जी आ रहा है तो एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना वेव थ्योरी में, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा तो दूसरे को ट्रांसफ़र भी करेगा, और ये सब करते करते एक इतनी एनर्जी आएगी। कौन सी एनर्जी? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन। जब तक उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन तक नहीं होगी तब तक एमिशन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो हम जब देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? द मोमेंट द रेडिएशन हिट्स द मटेरियल, फोटो एमिशन स्टार्ट्स। तो ये वेव थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। दूसरा, वेव फ्रंट आया, अगर सपोज ये मान लेते हैं कि ये तुरंत भी चालू होनी चाहिए, तुरंत भी चालू होनी चाहिए, तो वेव फ्रंट आ रहा है, ये मटेरियल पे टकराया, और एक साथ कितनी जगह पे टकराएगा? जितने वो मटेरियल है। तो अगर एमिशन स्टार्ट होना है तो एक साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, जितने हैं उतने निकलने चाहिए। वो तो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि एकदम से जैसे टकराए और बहुत सारे धड़धड़ा के इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, नहीं तो हाई करंट मिलेगा इधर। ऐसा भी नहीं हो रहा है। सो अभी हम आगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया। आप थोड़ा इन्फेरेंसेस देखते हैं, आपके बुक में कुछ कुछ इन्फेरेंसेस दिए हुए हैं, है ना। पहले ये वाले ग्राफ का इन्फेरेंस क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, वेरीज लीनियरली विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ incident radiation for a given photosensitive material, and there exists a certain minimum cutoff frequency for nu naught for which the stopping potential is 0। ऐसा nu naught जिसके लिए stopping potential 0 है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन के दो implications हैं। पहला implication, the maximum kinetic energy of the photoelectrons varies linearly with the frequency of the इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी से लीनियरली वेरी कर रही है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। ठीक। दूसरा, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। तो इतना सब चीज़ समझने के बाद हम फाइनल 4 ऑब्जर्वेशन में पहुंचते हैं, है ना।
जिससे हमारे मन में शक का दया बैठ जाता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। जो चीज़ हम अभी तक सोच रहे थे, वेव थ्योरी मान रहे थे, जिससे हमने बड़ी जगह से क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया भैया वेव थ्योरी से, है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जो आपने नहीं पढ़ा है, ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दिया वेव थ्योरी से, यहाँ पे अटक गए। ठीक है, तो पहला क्या है, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल and frequency of incident radiation which is above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident. हमने पहला पॉइंट जो देखा था, हमने क्या देखा, the number of photoelectrons is directly proportional to intensity of the light. अगर number of electrons ज़्यादा होंगे तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगा, यानी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो फोटो करंट ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। दिस इज क्लियर। दूसरा, फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, saturation current is found to be proportional to the intensity of the incident radiation, whereas the stopping potential is independent of the intensity. saturation current, हाँ भाई ये proportional है intensity से, नहीं अलग अलग saturation current मिले, लेकिन भाई stopping potential जो है एक ही मिला उसको, तो यह भाई इसमें intensity ज़्यादा रोल क्रिएट नहीं करता है। ठीक। तीसरा पॉइंट, for a given photosensitive material there exists a certain minimum cutoff frequency of the incident radiation called the threshold frequency, below which no emission of photoelectrons take place, no matter how intense is the radiation. ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है, इससे नीचे की फ्रिक्वेंसी अगर मैं जाता हूँ या इससे कम फ्रिक्वेंसी डालता हूँ तो मुझे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं मिलेंगे, भले इसका इंटेंसिटी बहुत तगड़ा कर दो, नहीं मिलेगा। ठीक। और चौथा पॉइंट जो आपने आखिरी में बताया मैंने कि द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग, है ना। टाइम लैग कितना है, 10⁻⁹ सेकेंड है, तो दैट इज नैनो सेकेंड में हो रहा है। नैनो सेकेंड को आप क्या बोलोगे, एकदम तुरंत हो रहा है, कोई टाइम लैग नहीं है। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंगली डिम, भले डिम इंटेंसिटी का, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रेडिएशन है, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन होगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट का सार है। अब हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ही इसी को बोलेंगे, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम देखते हैं कि भाई ये फेल क्यों हो गया, भाई क्लासिकल जो वेव थ्योरी था फेल कैसे हो गया। पहला, वेव थ्योरी के हिसाब से लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and which is having a continuous distribution of energy, continuous distribution of energy over the region for which the wave travels. जब वेव आ रही है, वेव फ्रंट आ रही है, तो अपने साथ कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ रही है, बट इससे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाए। सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, व्हेन अ वेव फ्रंट ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, the free electrons of the surface absorb the radiant energy continuously. Greater the intensity, greater is the absorption. अगर वेव थ्योरी के हिसाब से चलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस में है, जैसे ही वेव फ्रंट उसमें पड़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और ज़्यादा जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हमने क्या देखा कि मैं इंटेंसिटी को वेरी करता हूँ तो उसके एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन पे फ़र्क पड़ता है। ये देखा ना मैंने। सो ग्रेटर
So, greater the intensity of incident radiation, greater are the amplitudes of the electric and magnetic field, and greater is the energy density of the wave. Hence, higher intensity should liberate photoelectrons with greater kinetic energy, but this is contrary to the experimental result that the maximum kinetic energy of the photoelectrons does not depend upon the intensity of the incident radiation. किस पे डिपेंड करता है kinetic energy? Frequency पे. And no matter what the frequency of the incident radiation is, a light wave of sufficient intensity over a sufficient time should be able to impart enough energy required to eject the electrons from the metal surface. Thus, the wave theory fails to explain the existence of threshold frequency. भाई हमारे पास में अगर मैं बोलूँ कि भाई भले फ्रिक्वेंसी कम हो लेकिन इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी कैरी कर रही है, उसके कारण अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहा हूँ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इंटेंसिटी में जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगेंगे. लेकिन फिर उस हिसाब से तो कोई थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होनी ही नहीं चाहिए, जो कि हम एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं. भैया इस फ्रिक्वेंसी से कम का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इसमें इंसिडेंट कराएंगे तो एमिशन होगा ही नहीं, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा दे. तो यहाँ पे भी फेल हो गया. तीसरा, द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव इज स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. According to wave theory, the energy of the light wave is smoothly and evenly distributed across its advancing wavefront. Each electron intercepts an insufficiently small amount of this energy and it should require a finite time to escape the metal surface, but actually the emission is almost instantaneous. इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा. Suppose ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, इतना बड़ा है, और एक सपोज करें एक प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, ठीक है, इस पे इंसिडेंट हो रही है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है. तो यानी जैसे ही इस पर स्ट्राइक करेगी तो एनर्जी ट्रांसफर, यहाँ का छोटा सा एनर्जी ट्रांसफर होगा, यहाँ पे छोटा सा एनर्जी ट्रांसफर होगा ना. ये लाइट अपने साथ में, ये वेव्स इंसिडेंट रे अपने साथ में एनर्जी लेके आ रही है. जैसे फोटो सेंसिटिव जो मेटल है उस पर स्ट्राइक करेगी, थोड़ा सा एनर्जी उसको देगी. लेकिन क्या ये एनर्जी उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा? नहीं होगा ना. भैया कितना आपको एनर्जी चाहिए रहता है? अगर प्लेटिनम है तो 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और सीजियम है तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 2.14 इलेक्ट्रॉन कम नहीं है भैया. यानी वर्क फंक्शन है, हाँ, दूसरों कंपेरिजन में. यानी ये एनर्जी को जैसे ही स्ट्राइक किया, यानी इतना एनर्जी तो इंस्टेंटली दे देना चाहिए, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर ये सीजियम है तो. लेकिन भैया इसके अगल बगल भी तो हैं और इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर भी तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा ना. तो इसके हिसाब से अगर इतने सारे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं तो इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सबसे पहले तो वेव थ्योरी के हिसाब से इसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और धीरे धीरे वो एनर्जी गेन करने लगेंगे. एंड द मोमेंट दिस इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी मोर देन इट्स वर्क फंक्शन, उसका एमिशन होगा. लेकिन इसमें टाइम लगेगा ना, कुछ फाइनाइट टाइम तो लगेगा. अब जैसे एक पतीले में आपने पानी डाला, उसको गैस के ऊपर चढ़ाया, गैस ऑन किया, क्या इंस्टेंटेनियसली वो भाप बन के उड़ जाता है? नहीं होता. पहले वो हीट, फ्लेम का जो हीट एनर्जी है वो उस पतीले पे ट्रांसफ़र होगा, उस पतीले से वो पानी पे जाएगा, और पहले उसके सरफेस में जितने पानी है वो गर्म होगा, धीरे धीरे वो सर्कुलेशन होगा, ऐसा होगा, और जाके उबलेगा. ये हुआ ना, इसमें टाइम लगता है ना. लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो वो तो इंस्टेंटेनियस हो रहा है. जैसे कि एक पत्थर उठा के मैंने किसी को मारा तो इंस्टेंटेनियसली उसको दर्द होगा. ऐसा नहीं हो कि थोड़े देर तक वो वेट करेगा, हाँ भाई इधर दर्द हो रहा है, इधर ऐसा है ना. तो इंस्टेंटेनियस दर्द हुआ ना उसको.
जबकि इसके हिसाब से तो भैया वो पूरा पहले फैलेगा, उसकी एनर्जी पूरी उस सरफेस में फैलेगी, वो मिनिमम वर्क फंक्शन तक पहुंचेगा, उसके बाद एमिशन होगा। इट विल टेक टाइम। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटली हमने ये देख लिया कि द मोमेंट दिस रेडिएशन इस इंसिडेंट, जैसे ही ये रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया। इसका कंडीशन क्या है भैया? इस रे की जो न्यू है शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। इसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जैसे हमने कल डिस्कस कर रहे थे कि कुछ कुछ मटेरियल हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ अल्ट्रावायलेट रे से ही देखा जाता है। अगर हम विजिबल लाइट उसमें डालें तो नहीं, जैसे कि कॉपर है ना, आपकी बुक में दिया है क्या? हाँ। सो अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कॉपर। अगर उसमें वाइट लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट डालोगे तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए। फ्रीक्वेंसी इज मोर देन द वायलेट लाइट। जबकि सोडियम, इसमें क्या होगा? है सेलेनियम इज मोर सेंसिटिव देन जिंक एंड कॉपर, है ना। और सोडियम जो विजिबल रेज है उस फ्रीक्वेंसी में ही एमिट कर देता है। तो ये थी भाई कहानी इसकी। अब हम यहाँ पे आ गए डाउट में। क्या डाउट में आ गए भैया? पार्टिकल थ्योरी को भी फेल करा दिए हो, है ना। पहले ही न्यूटनियन पार्टिकल थ्योरी था, वो भी फेल हो गया। अब ये वेव थ्योरी है, ये भी फेल हो गया इसको एक्सप्लेन करने में। तो भैया लाइट है क्या? उस समय तक इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं पैदा हुए थे कि वो समझा सकें कि लाइट है क्या। तभी उदय हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन का, और इस उदय को हम अगले क्लास में देखेंगे, है ना।